तो पिछली टॉपिक में जो हमने पढ़ा था उसी टॉपिक से कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें क्या करना है, पहले आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3.5। ठीक है, इसमें ये जो है ना 1 ओम का इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि जो स्मॉल आर है वो कितना है यहाँ पे, जो स्मॉल आर है वो आपका 1 ओम है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको पहले तो आर नेट निकालना पड़ेगा, यानी पूरे के पूरे सर्किट का आर नेट निकाल लो आप पहले। ठीक है, जब आर नेट निकल जाएगा, जब आर नेट आपका निकल जाएगा, फिर आर नेट के बाद आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, जिसकी की डेरिवेशन मैंने कराई थी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की भी कराई थी। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर प्लस आर। समझ गई? तो इसको ट्राई करो एक बार। तो अब इसको निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला पता है, सीरीज का पता है तुम्हें। सीरीज में क्या होता है भाई, रेशन जो है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है तुम्हारा 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर कर लेते हैं हम। ठीक है, यस सर। तो अब क्वेश्चन क्या है कि अब ये कह रहा है कि यहां पे बताओ, यानी वोल्टेज आप यहां पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, वी ए बी पे बताओ, वी बी सी पे बताओ, ठीक है, और वी सी डी पे बताओ। तो यहां पे वोल्टेज निकालने का तरीका क्या है कि जो भी वोल्टेज यहां पे होगी, तो जितना करंट यहां ए बी पे जा रहा है, आई ए बी पे जो करंट जा रहा है, उसको हम यहां पे आर नेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आर नेट यहां से निकाल लोगी तुम। पहला काम क्या होगा कि यहां पे कितना करंट जा रहा है ये पता लगा लो। समझ गए स्टूडेंट? बहुत आसान है ये, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। ठीक, तो पहले तो तुमने क्या निकाल लिया भाई, सबसे पहले आर नेट निकाल लिया। आर नेट कैसे निकला, आर नेट कैसे निकला, आर नेट निकल गया, ये दोनों पैरेलल में है, साफ साफ दिख रहा है, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा तुमने, बिल्कुल इजी सा है। इन दोनों का एक कोई कॉमन रेजिस्टेंस आएगा, सपोज करो ये कुछ आ गया, फिर यहाँ पे 1 ओम हो गया, फिर यहाँ पे कुछ वैल्यू हो गई, तो तीनों को करोगी तो कंबाइन कर लोगी, फिर 1 ओम जो है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें आर नेट पता चलेगा तो तुम वी इक्वल टू आई आर नेट से निकाल सकती हो, है ना, वी इक्वल टू आई आर नेट से निकाल सकती हो। ठीक, यानी यहां का करंट तुमने पता लगा लिया, तो करंट कितना निकल के आया, देखो 2 एम्पियर निकल के आया है। ठीक, आर हमने निकाल लिया 2 ओम, ठीक है, 4 ओम और 1 ओम। ठीक है, 2 ओम 4 ओम कैसे आया जो है, ये दोनों पैरेलल में, इनको सॉल्व किया तो ये हमारा वैल्यू आ गया जो। ठीक, अब आई हमने निकाल लिया। अब आई जब हमारा 2 एम्पियर निकल गया, तो अब हम इसको किसमें लगा सकते हैं, इस वाली वोल्टेज वाले फॉर्मूले में लगा के वी इक्वल टू आई आर नेट से निकाल सकते हैं। तो इसको निकाल के देखो एक बार, आ रहा है। तो इसका कंबाइंड 4 आया, यहां पे निकाला है मैंने 1/4, यानी कि 4 हो जाएगा इन्वर्स करके, और इसका कंबाइंड 2 आ गया। ठीक, तो हमारे पास, और ये हमने ले लिया 7 ओम हमारा निकल गया है। अब यहाँ पे 7 ओम निकला है, तो इसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो आर की वैल्यू है ना, इंटरनल यानी स्मॉल आर की वैल्यू हमने ऐड नहीं करी है। लेकिन जब भी हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसकी कि हमने डेरिवेशन करी थी, आई इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है, तो ये क्या हो जाएगा ई, और आर की वैल्यू 7 और ये 1 डाल के इससे 2 एम्पियर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद अब यहां पे क्या करना है तुम्हें कि अब यहां पे वोल्टेज आई तुम्हारा 2 एम्पियर आ गया, तो अगर मैं बोलूं यहां की वोल्टेज कितनी है, वी ए बी है। ठीक है, तो वी ए बी को ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे आर नेट कितना है, करंट कितना था यहां पे, 2 एम्पियर था ना, 2 एम्पियर निकला है। आर नेट कितना था यहां पे, 4 और 4 का कितना था यहां पे, 2 था, तो यानी कि यहां 4 वोल्ट हो गई। यहां पे वी आई आर करो, यहां पे वी आई आर करो, तो वी इक्वल टू आई आर करो यहां पे, तो यहां पे कितनी हो जाएगी, करंट कितना है यहां पे 2 है, रेजिस्टेंस कितना 1 है, यानी 2 हो गया यहां पे वोल्टेज, यानी यहां पे 2 वोल्ट हो गई, यहां पे 4 वोल्ट हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, 4 वोल्ट यहां निकल गई, 2 वोल्ट यहां निकल गई, यहां पे 4 वोल्ट हो गई, यहां पे 2 वोल्ट हो गई। अब इसकी निकालो यार, यहां पे निकालो कितनी होगी, तो इसमें कितना था, 4 था ना, यहां पे कितना था, यहां पे कितना था, यहां पे 6 और 12 का कितना आया था, 4 आया था, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8 आ जाएगा, आ जाएगा। तो देखो 8 4 और 2 कितना आ गया, 16 आ गया ना, 16 वोल्ट आ गया ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखो ये पहले निकल गया 4 वोल्ट, ठीक है, फर्स्ट 4 वोल्ट निकल गया, फिर ऐसे ही दूसरा भी 4 वोल्ट निकल गया, 2 वोल्ट निकल गया, 8 वोल्ट, यही हमने निकाला था। ठीक है, तो ये हमने इसको पूरा सॉल्व कर लिया। ये बेटा क्वेश्चन जो है ना बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन जो है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें, बहुत आसान सा था और बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। गॉट इट?
यस सर। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा वो है ईएमएफ इन सीरीज एंड पैरेलल। इसकी डेरिवेशन मैं करवाऊंगा, थोड़ी अलग तरीके से करवाऊंगा। ईएमएफ इन सीरीज एंड ईएमएफ इन पैरेलल की हमें डेरिवेशन करनी है, ठीक है, तो वो हम करते हैं अभी। तो सेल्स इन सीरीज में क्या होता है कि जब भी कोई नेगेटिव टर्मिनल होता है, सपोज करो, अब सेल इन सीरीज में कैसे कैसे समझोगे, जैसे मान लो पहले रेजिस्टेंस ऐसे होता था यूं और यूं, ठीक है, तो ये सीरीज में हो गया, पता चल रहा है। तो यहां पे सीरीज में रहने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यहां पे ये गया यहां से, ये हो गया तुम्हारा E1, ये हो गया B, ये हो गया A, ठीक है, और ये हो गया E2, ठीक है, ये E2 हो गया, ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में माने जाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा, तो इसको, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटा, मैं ऐसे दिखा दूंगा, यूं यूं दिखा दूंगा, ठीक है, ऐसे। इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दूंगा यूं, तो ये हो जाएगा R1, ये कितना हो जाएगा R2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा C, ये C हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये E इक्विवेलेंट हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये तुम्हारा C हो गया, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट आ गया, समझ रहे मेरी बात, ये इसका क्या आ गया, ये इसका इक्विवेलेंट निकल गया है। तो हमें इसी की डेरिवेशन करनी है, हमें डिराइव करके इक्वेशन बनानी, जैसे हमने सीरीज में रेजिस्टेंस की बनाई थी और पैरेलल की बनाई थी। तो अब जैसे मान लो ये ए और बी पॉइंट को अगर मैं मान लूं, तो मान लो सपोज करो कि मैं बोल रहा हूं कि लेट वी एंड वी बी टू पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी, लेट वी ए एंड वी बी एंड वी सी। ये डेरिवेशन भी सीबीएसई में आई हुई है, 2-3 बार पूछी जा चुकी है 10 साल के पेपर में, तो इसको अच्छे से करना है। बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ये हमने मान लिया, ठीक है। वीएबी को लिखूंगा वी ए माइनस वीबी, यानी इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उनका नेट निकालूंगा, वी ए माइनस वीबी लिख सकता हूं मैं, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, E1 माइनस IR1। ये तुमको मैंने पहले कराया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, तो E1 माइनस IR1 हो गया। ऐसे ही VBC को लिख सकता हूं, इस पॉइंट को कंसीडर करूंगा, इस पॉइंट को कंसीडर करूं, तो ये क्या हो जाएगा, VB माइनस VC, E2 माइनस IR2 हो गया। क्लियर है, E2 माइनस कितना हो गया, IR2 हो गया तुम्हारा, ठीक। अब अगर इन दोनों को मैं क्या करूं, दोनों का मुझे एक कंबाइंड चाहिए, मान लो मैं बोलूं VAC मुझे चाहिए, तो VAC के लिए क्या लिखूंगा मैं, VA माइनस VC लिखूंगा, लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं ना। अब इसमें बेटा मैं ऐसे अगर मान लो VA माइनस VB कर दूं और यहां पे VB माइनस VC करूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा बताओ भाई, कटपिट के तो ये यही आ जाएगा, VA माइनस VC आएगा कि नहीं, सेम आ जाएगा ना। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, तो मैं इसको लिखने से फायदा क्या होने वाला है, फायदा ये होने वाला है कि VA माइनस VB जो है वो E1 माइनस IR1 मिल जाएगा और ये E2 माइनस IR2 मिल जाएगा, समझ गए। तो मैं अब क्या लिख सकता हूं, इसको मैं दोनों को कंबाइन करके लिख लूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, ठीक है। तो VAC कितना हो जाएगा, माइनस I R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, VAC। समझ में आ गई बात, ये कितना हो गया, VAC हो जाएगा, अंडरस्टूड।
यस सर। तो अब E1 E2 को मैं क्या लिख सकता हूं, E इक्विवेलेंट, और इसको भी क्या लिख सकता हूं मैं, R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, E इक्विवेलेंट बन जाएगा माइनस आई आर इक्विवेलेंट बनेगा। तो E इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, R1 प्लस R2। ठीक है, क्लियर है। E इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट को क्या लिख सकता हूं मैं, R1 प्लस R2। समझ गए। ठीक है, तो ये हमारा नेट हमने निकाल लिया। यानी सीरीज में अगर होगा तो आपको E इक्विवेलेंट ऐसे लेना है, R इक्विवेलेंट इस तरीके से ले लेना है। जो है क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सेल इन सीरीज में। अब आते हैं सेल इन पैरेलल में। ठीक है, हम सॉल्व करेंगे पैरेलल के लिए, सॉल्व करेंगे इसको। तो पैरेलल में कैसे होता था भाई, पहले हम देखते थे, तो जैसे हम रेजिस्टेंस अपना ऐसे बनाते थे ना, ये पैरेलल में होता है, ये ठीक है, पैरेलल में होता था। तो ऐसे ही अब हम ईएमएफ पैरेलल में लगाएंगे। सो ये हो गया। तो ये मेरा पैरेलल में सर्किट हो गया। ठीक है, तो अब इसको मैं नेम कर दूंगा। तो ये मैंने ए ले लिया, ये मैंने B1 ले लिया, ये B2 ले लिया, ये E1 हो गया, E2 हो गया, ये C पॉइंट हो गया। तो मान लो यहां से आई करंट हमने भेजा है, और ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ये भी रेजिस्टेंस हो गया। अब यहां से I1 गया, यहां पे I1 गया, यहां पे I2 गया, यहां पे I2 गया। ठीक है, I1 गया, यहां पे I2 गया। क्लियर है। तो इसका जो कंबाइंड निकलेगा, जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा, वो इस तरीके से निकलेगा, ए ये E इक्विवेलेंट हो गया, ये C हो गया, ये R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, यहां से आई करंट जा रहा है, ये आई करंट जा रहा है। यानी कि हमने इन दोनों का, जैसे हम रेजिस्टेंस में पहले करते थे कि दो रेजिस्टेंस होते थे, उसकी जगह पे एक लगा देते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें। अब हमारा आई जो है यहां पे बेटा किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। यहां से आई करंट जा रहा है, ठीक, यहां से आई करंट जा रहा है, और I1 और I2 ये इसके इक्वल है। तो अगर मुझे यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट सेल। ठीक, कैसे ले सकते हैं, V इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 लिख सकता हूं ना ऐसे। B1 लिया मैंने, यहां पे B2 ले लिया। तो मैंने मान लो कि मैं सबसे पहले इस वाले को ले रहा हूं, मैं ये वाला मैंने ले लिया जो है, ऐसे ले सकता हूं ना। तो B1 माइनस B2 ले लिया, तो E1 माइनस I1 R1 ले लिया। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर। तो ये हो गया। यहां से क्या लिख लूंगा मैं, I1 लिख लूंगा,
ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1। ठीक है, ऐसे ही मैं दूसरे वाले का भी निकालूंगा। कितना हो जाएगा, V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। ठीक है, यानी V को मैं क्या लिख सकता हूँ, E2 माइनस I2 R2 लिख सकता हूँ। अब I2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको भी कैसे लिख सकता हूँ, यहां पे क्या जाएगा, E2 माइनस V I2 R2। सो I2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, अब हमारी मेन इक्वेशन क्या थी, ये थी I इक्वल टू I1 प्लस I2 थी ना। तो मैं अब क्या लिख सकता हूं इसको, ज्वाइन करो इसको। अब E1 माइनस V अपॉन R1। इसको क्या ले सकता हूं मैं, ऐसे भी ले सकता हूं, देखो एलसीएम अगर मैं ले लूं तो ऐसे भी ले सकता हूं। लिख सकते हैं ऐसे। सो E1 अपॉन R1 हो गया, माइनस V अपॉन R1 हो गया, E2 माइनस V हो गया अपॉन में E2 अपॉन R2 हो गया, माइनस V अपॉन R2 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो इसी सेम इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं वोल्टेज वाली को अलग लिख लूं, E1 वाली को अलग लिख लूं, यानी इन दोनों को मैं अलग लिख लूं। सो E1 अपॉन R1 माइनस V तो I इक्वल टू क्या लिख लूंगा, ये लिख सकता हूं ऐसे। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो डायरेक्टली जो है, यहां तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, इजी, बिल्कुल इजी है ना। सो अब इसमें अगर मैं चाहूं तो मैं इसको मैंने आई के टर्म से लिखा है, अब मैं V के टर्म से भी लिख सकता हूं, यानी इसी सेम इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी V R1 प्लस R2 R1 R2। ठीक है, यहां वाला मैंने एलसीएम ले लिया है, इसको इस तरफ ले आया हूं तो ये प्लस V हो गया। ठीक है, और इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस 1, माइनस I, सॉरी 1 नहीं है, I है। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, बताओ कोई दिक्कत है यहां तक ना हो तो, केवल वोल्टेज को अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकता हूं। सो ये हो जाएगा E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I अपॉन R1 प्लस R2। ये लिख सकता हूं। ठीक है, क्लियर है। तो अब मैं इसको इस तरीके से भी ले सकता हूं, V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I और R इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं। अंडरस्टूड। तो V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो ये हमने निकाल लिया कि कैसे अगर पैरेलल में हो हमारा सर्किट जिसमें कि सेल्स लगे हों, ईएमएफ लगे हों, तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं।
ठीक, अब इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, जो है सिंपल वे में अगर हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट को कैसे लिख सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, इसी तरीके से E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट को कैसा लिख सकता हूं मैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। और कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये सिंपलर टर्म्स में लिख सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यस सर, ऊपर कर दो थोड़ा सा। ये कर लो उसको। ये डेरिवेशन बेटा पूरी की पूरी आती है एग्जाम में, और ये आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल ही आनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि मान लो बहुत सारे सेल्स हमने लगा दिए एक साथ, मतलब n सेल हमने लगा दिए सपोज करो, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, n इंटू ईएमएफ हो जाएगा, है ना। जैसे 1 रुपए की एक चॉकलेट तो 20 रुपए की 20, n नंबर ऑफ चॉकलेट तो n इंटू प्राइस, ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे ही इंटरनल एसेंस अगर देखें तो सबका ही इसका भी इंटरनल एसेंस है एक छोटा सा, इसका भी है, इसका भी है, तो सबके इंटरनल एसेंस भी क्या हो जाएंगे, एनआर हो जाएंगे। तो टोटल एसेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एनआर हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो पूरा इक्विवेलेंट सर्किट है, यानी ये जो सर्किट है, जो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ऐसा बन जाएगा ये, लाइक दिस। तो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा ये। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एनआर अपॉन एनई अपॉन आर प्लस एनआर भी लिख सकते हैं इसको, समझ गए। तो ये पूरी डेरिवेशन, ये भी छोटी सी डेरिवेशन कभी कभी न्यूमेरिकल में काम आ जाती है। क्लियर है? ऐसे ही अब आएगा तुम्हें कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो है यानी ये सेम चीज जो है, ठीक है, इसी सेम आर्गुमेंट से जैसे अभी हमने जो सॉल्व किया है, जैसे हमने सीरीज का निकाला है तो ऐसे ही पैरेलल का भी निकाल सकते हैं। तो इस केस में क्या करना है हमें कि इस केस में हमें बताना है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में अगर हमने इसको निकालना है तो हम पहले पैरेलल में इसको ऐसे लगा देंगे, ये हमने सर्किट को लगा लिया, पैरेलल में हमारा हो गया है सर्किट जो है। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता था, ये जो 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही होता है ना पैरेलल का फॉर्मूला। ठीक, तो उस हिसाब से मैं ऐसे लिख सकता हूं जो है, अब यहाँ पे इंटरनल एसेंस है ना, ये आ रहा है ना छोटा छोटा, यही लेना है ना हमें, तो ये सारा ले लिया मैंने। कहां तक जा रहा है, ये m टर्म्स तक जा रहा है। तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो क्या आता था यहाँ पे, जैसे 2 आ रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ गया। अब मान लो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, n अपॉन आर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने m लिया तो m अपॉन आर आ जाएगा, m अपॉन आर आएगा। ठीक है, तो r डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, r बाई एम आ जाएगी। r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r बाई एम हो जाएगी, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस r बाई एम। भाई ये वाला r तो पहले से ही था और एक नया r डैश हमने निकाल लिया। फिर हमने पढ़ा है फॉर्मूला I इक्वल टू ई अपॉन आर, तो यहां आर नेट हमने निकाल लिया सारा, ये समझ गए, ये आर नेट हमने निकाल लिया। यस सर। बस, तो ये ऐड कर लिया हमने, ये सारा ये सारा हमने ऐड कर लिया। ऐड करने पे हमारा ये फॉर्मूला बन गया जो है एम ई अपॉन एम आर प्लस आर। ठीक है, तो इसकी भी छोटी छोटी डेरिवेशन या छोटा सा न्यूमेरिकल इस पे जो दे सकते हैं, एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है भी, तो वो हम इसको इस टेक्निक से इसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसको यूज करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है।